नमस्कार साथियों। हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत साथियों जैसे केंद्र प्रशासन को पढ़ा, इसके बाद प्रांतीय प्रशासन को पढ़ा साथियों, फिर हम लोगों ने जिला प्रशासन को पढ़ा और हम लोगों ने दोस्तों मध्य स्तर पर जो दोस्तों युक्त थे, रज्जुक थे, उन लोगों के बारे में भी पढ़ा कि उनका क्या क्या कार्य रहता था। अब साथियों हम लोग नगर प्रशासन को पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग न्याय प्रशासन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग जो गुप्तचर प्रणाली थी मौर्य प्रशासन के अंतर्गत उसको देखेंगे कि किस प्रकार की गुप्तचर प्रणाली थी। इसी के साथ साथियों हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत होता था। फिर इसके बाद हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन में सामाजिक स्थिति कैसी थी, जाति प्रथा कैसी थी, विवाह किस प्रकार से थे, स्त्रियों के लिए किस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर दर्जा प्राप्त था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नगर प्रशासन को। कौटिल्य नगर प्रशासन का वर्णन नहीं करता है। जो दोस्तों कौटिल्य हैं, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई जो कि राजनीति के ऊपर एक ग्रंथ है। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों नगर प्रशासन नहीं था। ठीक है, उसका ये वर्णन नहीं करते हैं कौटिल्य। जबकि जो मेगास्थनीज है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज है दोस्तों, इसके अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा चलाया जाता था। दोस्तों 30 सदस्यों के द्वारा एक मंडल द्वारा चलाया जाता था जिसमें 6 समितियों में विभक्त था। जो दोस्तों 6 समितियों में विभक्त था जो कि अलग अलग 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है, चाणक्य दोस्तों नगर प्रशासन का वर्णन नहीं करते हैं। जबकि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के एक मंडल द्वारा जो कि 6 समितियों में विभक्त था। ठीक है, 6 समितियों में विभक्त था जिसके 5-5 सदस्य होते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। देख लेते हैं दोस्तों समितियां व उनके कार्य। प्रत्येक समिति में दोस्तों 5 सदस्य होते थे। कुल 6 समितियां थीं नगर प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है साथियों, मेगास्थनीज के अनुसार प्रथम समिति जो है, प्रथम समिति में दोस्तों उद्योग शिल्प का निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, प्रथम समिति के जो सदस्य थे दोस्तों 5, उनके द्वारा उद्योगों का, शिल्पों का निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, प्रथम समिति के द्वारा उद्योग शिल्पों का निरीक्षण किया जाता था। द्वितीय समिति में दोस्तों द्वितीय समिति का क्या कार्य था? विदेशियों की देखरेख करना। ठीक है, प्रथम समिति का कार्य उद्योग शिल्प का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति का कार्य विदेशियों की देखरेख करना। जो भी दोस्तों विदेशी आते थे व्यापार के लिए उनकी देखरेख करना। ठीक है, द्वितीय समिति का कार्य। तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण जनगणना। साथियों तृतीय समिति जो थी वह दोस्तों जन्म मरण की जनगणना करती थी कि कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए। ठीक है साथियों, तृतीय समिति का कार्य था। चौथी समिति का कार्य दोस्तों व्यापार वाणिज्य को लेकर था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य को लेकर था। चौथी समिति का कार्य व्यापार वाणिज्य को लेकर था। पांचवी समिति का दोस्तों निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। साथियों जो भी चीज़ें निर्मित हुई हैं उनके विक्रय का निरीक्षण करना। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें बिची हैं। ठीक है, उनकी विक्रय का निरीक्षण करना, निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना, ये पांचवी समिति का कार्य था। और दोस्तों छठवीं और अंतिम समिति का कार्य क्या था? बिक्री कर वसूलना। ठीक है, जो भी दोस्तों चीज़ें बेची गई हैं उनका कर वसूलना। ठीक है, जो कि 1/10 कर था। ठीक है, बिक्री कर कितना था मौर्य प्रशासन के अंतर्गत? 1/10 था। ये कुल 6 समितियां हैं मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, अब साथियों नगर का अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहलाया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। जो नगर का अधिकारी था वह एस्ट्रोनोमोई कहलाया और जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाया। ठीक है, एग्रोनोमोई का कार्य जिले में सड़क व भवन निर्माण का कार्य करना था। ठीक है, जो भी सरकारी भवन होते थे और सड़कें होती थी उनका निर्माण कार्य एग्रोनोमोई के द्वारा किया जाता था जिले में। ठीक है, यह जिले का अधिकारी भी माना जाता है एग्रोनोमोई। ये दोस्तों दोनों के दोनों शब्द जो हैं, एस्ट्रोनोमोई ये नगर अधिकारी है, एग्रोनोमोई ये जिले अधिकारी है। ठीक है, ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों न्याय प्रशासन। अभी हम लोग नगर प्रशासन को देख रहे थे, जो कि कौटिल्य के द्वारा नगर प्रशासन का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखते हैं न्याय प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन सम्राट सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश माना जाता था। जो सम्राट था वह सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश माना जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है। एक है धर्मस्थनीय और दूसरा है दोस्तों कंटक शोधन। धर्मस्थनीय का क्या कार्य था दोस्तों?
धर्मस्थनीय इन्हें दीवानी न्यायालय कहा जाता था। ठीक है, धर्मस्थनीय इन्हें दीवानी न्यायालय कहा जाता था, जिसका प्रमुख न्यायाधीश धर्मस्थ व्यावहारिक होता था। ठीक है, या न्यायाधीश कहें या धर्मस्थ कहें या व्यावहारिक कहें। ठीक है, धर्मस्थनीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था, धर्मस्थ एवं व्यावहारिक। ठीक है, ये दोस्तों न्यायाधीश होते थे धर्मस्थनीय के। अब दूसरा दोस्तों जो न्यायालय है वह है कंटक शोधन। अर्थशास्त्र के द्वारा कुल 2 न्यायालयों का वर्णन है, जिसमें पहला हम लोगों ने धर्मस्थनीय देखा, अब कंटक शोधन देख रहे हैं। ठीक है, कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय अदालत तथा राज्य व नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करती थी। जो कंटक शोधन है साथियों, ये दूसरा न्यायालय है, ये फौजदारी अदालत तथा राज्य व नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करती थी। जनपद का न्यायाधीश रज्जुक कहलाता था। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था दोस्तों रज्जुक का कार्य क्या था। ठीक है, ये मध्य स्तर के हैं दोस्तों। जनपद का जो न्यायाधीश होता था यानी कि जिले का न्यायाधीश रज्जुक कहलाता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 अंग हैं। ठीक है, जो चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, द्विजर्षभ हैं, विष्णुगुप्त है, इनके अनुसार दोस्तों मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, समकालीन विधि संहिताएं। ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो दोस्तों विधि संहिताएं थी उन्हें व्यवहार कहा जाता था। पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चरित्र यानी कि रीति रिवाज, चौथा है राज शासन यानी कि राजाज्ञा, राजा की आज्ञा मानना। ये दोस्तों कुल 4 व्यवस्थाएं थीं न्याय की। ठीक है, जो कि चाणक्य के अनुसार बताया गया है मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 अंग, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन यानी कि राजाज्ञा। न्याय व्यवस्था के ये 4 प्रमुख स्रोत थे, जिन्हें चतुष्पाद दोस्तों न्याय व्यवस्था के ये 4 प्रमुख स्रोत थे। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन या राजाज्ञा। ये दोस्तों न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख स्रोत थे, जिन्हें चतुष्पाद कानून कहा गया है। ठीक है, चतुष्पाद कानून कहा गया है। इन चारों में कौटिल्य ने राजशासन को सर्वोच्च माना है। ठीक है, जो राजशासन है, राजाज्ञा है, इसमें दोस्तों यह सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, राजशासन को न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है, राजशासन या राजाज्ञा ये दोस्तों सर्वोच्च है। चोरी एवं लूट के मामलों को साहस कहा जाता था। जो साहस है दोस्तों, साहस शब्द है, यह दोस्तों मौर्य काल के अंतर्गत चोरी एवं लूट के मामले कहलाते था। ठीक है, चोरी एवं लूट का मामला कहलाता था साहस। इन्हें धर्मस्थनीय न्यायालयों में पेश किया जाता था। ठीक है, जो धर्मस्थनीय न्यायालय है दोस्तों, पहला न्यायालय था, इन्हें दोस्तों चोरी एवं लूट के मामलों को साहस कहा जाता था, और इसी को दोस्तों यानी कि चोरी एवं लूट के मामलों को धर्मस्थनीय न्यायालय देखता था। ये दोस्तों नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो धर्मस्थनीय जो था वह लोकल एरिया में था, और जो कंटक शोधन था यह दोस्तों उच्च स्तर पर जो न्यायालय था वो था। ठीक है, अब साथियों हम लोग मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भी गुप्तचर व्यवस्था थी उसे देखे थे। जैसे संचार था, संथारा था। संचार जो थे दोस्तों वह भ्रमणशील गुप्तचर होते थे, और जो संचार भ्रमणशील गुप्तचर होते थे, और संथारा होते थे दोस्तों वह लोग जो एक जगह पर ही रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे, किसी भी वेश में आकर। ठीक है साथियों, अब कल देखेंगे हम लोग गुप्तचर व्यवस्था मौर्य प्रशासन के अंतर्गत।